हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, एंड दैट वाज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में डील होता है इंडियन पॉलिटी का, दैट इज सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक डील करता है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, दैट इज सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में हमारे पार्ट 2 में है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 5 से 11 तक कवर किया जाता है। इससे पहले कि हम लोग डील करें एक एक करके एक एक आर्टिकल 5 से 11 तक, तो एक इंडियन सिटीजन होने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया का अवेलेबल। अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है या फिर किसी व्यक्ति ने इंडियन सिटीजनशिप को खो दिया है या छोड़ दिया है, उनके पास ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होता है। तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आर्टिकल 15, 16, 18 क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30, these are fundamental rights which are available only to the citizens of India. राइट टू वोट, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितने भी हैं उसके ऊपर ऑक्युपाई करना, इलेक्शन कंटेस्ट करना, इवन फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है, not for ordinary resident of India. Now let's begin with Article 5. So Article 5 का जो हेडिंग है वह बोलता है सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, जब कमेंस हुआ, उस वक्त तक कौन कौन से लोगों को हम सिटीजनशिप देंगे। So at the commencement of the constitution, every person who has his domicile in the territory of India, जितने सारे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भारत में रहते थे और यहाँ का डोमिसाइल प्राप्त है उन्हें, उसे हम सिटीजनशिप देंगे। और एंड हु वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति भारत के टेरिटरी में बोर्न होना चाहिए। ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो माँ या तो पापा, दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है वो बोर्न होना चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में उस व्यक्ति का। Who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India. अब जिस प्रकार 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है, तो उसे 5 वर्ष प्रीसीड पूर्व में जो भी लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया में थे और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे, वो सिटीजन नहीं थे, बस आके यहाँ पे रह रहे थे, उनको भी यह इजाजत है कि वो सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत का। दिस वाज आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 बोलता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यह आर्टिकल 6 उन लोगों से डील करता है जो पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेट किए, तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा। He must have born in India or parents were born in India, grandparents were born in India, या तो उसके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोग कोई इंडिया में जन्म लिए होने चाहिए। एंड और migrated to India before 1947 तो 1947 से पहले वह पाकिस्तान से भारत में अगर आ गया है, तो ही कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर ये वाला ही वाज बोर्न इन इंडिया और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, लेकिन वह माइग्रेट करता है आफ्टर 1947, तो उस व्यक्ति को एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को, और by registration apply करना होगा for citizenship of India. And to move an application, applicant must be in India for at least 6 months. अब 1947 के बाद वो इंडिया सपोज 20 तारीख को आया, लेकिन अब उसको अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए, तो अगले 6 महीने तक उसे भारत में ही रहना होगा बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसा प्रावधान है उनके लिए। आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7 जो है दैट डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वो लोग भारत आते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में दिया गया है। सो पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1/3/1947 बट रिटर्न्ड टू इंडिया अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न। मतलब पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पाकिस्तान में रहेंगे और वो चले गए, लेकिन बाद में वहां से जब फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं अब उन्हें भारत आना है, तो वो भारत आ सकते हैं अंडर ए परमिट और सेटलमेंट
and he should be treated under Article 6B. तो ऊपर में हमने जो देखा 6 का ये वाला बी वाला पार्ट, इसके अंदर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उन्हें एप्लीकेशन करके मिलेगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. दिस वाज अबाउट आर्टिकल 7. लेट्स मूव फर्दर टू आर्टिकल नंबर 8. आर्टिकल नंबर 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. अब कोई सिटीजन से है जो कनाडा में रहता है, वो इंडियन ओरिजिन का है, तो वो कैसे सिटीजनशिप लेंगे भारत का ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट इफ एन इंडिविजुअल वाज बोर्न, अगर वह उसका जन्म या उसके पेरेंट्स का जन्म या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है, ऑब्वियसली हुआ होगा क्योंकि वह इंडियन ओरिजिन का है, बट ही और सी इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया, लेकिन वह जो रेसिडेंट है वो बाहर रह रहा है भारत का, तो फिर तो सिटीजनशिप लेने वो भारत तो वापस थोड़ी आएगा उस वक्त. Then he or she can get registered with consulate representative or diplomats. तो सपोज वो व्यक्ति कनाडा में रहता है और वो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या खुद उसका बॉन्ड इंडिया में हुआ लेकिन कनाडा में रह रहा है, तो उसको सिटीजनशिप लेने के लिए उसे कनाडा के किसी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाना होगा. वहां पे जो डिप्लोमेट्स बैठते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस वाले, उनसे बातचीत करके यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं. आर्टिकल 9. Article 9 deals with the persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. Article 9 यह कहता है कि सपोज आप एक इंडियन हैं और आप वॉलंटियरली क्या करते हैं, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का सिटीजनशिप ले लेते हैं वॉलंटियरली, और आप यह बात गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं, तो आपका क्या होगा, जिस दिन आप ये यूके का सिटीजनशिप लेंगे उस दिन ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप जो है उसे खारिज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा. तो द आर्टिकल स्टेट्स दैट ए पर्सन इज नॉट डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही वॉलंटियरली एक्वायर्स ए फॉरेन सिटीजनशिप. इसका मतलब भारत में रहते हुए आप डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते, मतलब आप इंडियन भी हो और ब्रिटेन के भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो दैट वाज द केस, आपने सुना होगा अक्षय कुमार का. सो जिस दिन अक्षय कुमार ने कैनेडियन सिटीजनशिप लिया, उनका इंडियन सिटीजनशिप भी खत्म हो गया. अब फिर से उनको इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए पहले कनाडा का छोड़ना होगा और फिर जो ऊपर के प्रोसेस है या फिर नीचे के जो हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे उसके थ्रू अप्लाई करना होगा. आर्टिकल 10. आर्टिकल 10 स्टेट्स कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. आर्टिकल 10 बोलता है एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by the parliament continue to be such citizen. सिंपल सेंटेंस में अगर आर्टिकल 10 को समझा जाए तो यह बोलता है कि a person is deemed to be a citizen or continues to be a citizen unless by law he or she is deprived. So एक पर्सन जिसे सिटीजनशिप मिल गया है कोई भी प्रोविजंस से, इस जो जितने सारे आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं किसी भी प्रोविजन से उस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल गया, तो वह आदमी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा तब तक जब तक ही इज डिप्राइव्ड बाय लॉ. कोई लॉ ऐसा आ जाए पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया जाए और इसे डिप्राइव ना करती है, तो तब तक ये सिटीजनशिप रहेगा. जिस दिन पार्लियामेंट ने किसी लॉ बना के बोल दिया कि इसमें ये चेंज हो गया और अब से ये लोग को सिटीजनशिप कंसिडर नहीं किया जाएगा, इनकी सिटीजनशिप उस दिन चली जाएगी. So this was Article 10. Now let's talk about Article 11. Parliament to regulate the right of citizenship by law. Nothing in the foregoing provisions of this part shall derogate the power of Parliament to make any provisions with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. सिंपल बात है, यहाँ पे यह कहा गया है कि दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह डिटरमाइन कर सकती है कि कैसे भी कोई किस तरह कोई व्यक्ति भारत का सिटीजनशिप बन सकता है यानी एक्वायर कर सकता है, किस तरह उस व्यक्ति का सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर 1950. ऊपर वाले जितने भी आर्टिकल्स थे वो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तक के थे, लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया उसके बाद से अगर कोई लॉ बनाना है सिटीजनशिप को लेके कि किसे हम सिटीजनशिप देंगे और किसे नहीं देंगे, किसका टर्मिनेट करेंगे, दैट इज ऑल रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट. सो सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए 1950 के बाद पार्लियामेंट ने कुछ प्रोविजंस लाए, सिटीजनशिप पार्लियामेंट, और एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पास किया गया. लेकिन ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था इसे बहुत बार अमेंड भी किया गया है, जैसे कि 1957 में, 58 में, 86 में, 22 में,
1993, 2003, 2005, 2015 एंड फाइनली हमें पता है द फेमस कैब हमने पढ़ आया था बहुत सारे न्यूज में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ये CAA हो गया है क्योंकि ये पास हो चुका है पार्लियामेंट से, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो यहाँ पे रह रहा है, उसे सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, कौन कौन से प्रोविजंस पे वो सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। और हम लोग जो है यहाँ भारत के लोग हैं जो रह रहे हैं, जो यहाँ पे बॉर्न और यहीं के हैं, इन्हें सिटीजनशिप कैसे मिला है। सो हाउ टू टेक सिटीजनशिप। पहला प्रावधान है बाय बर्थ, इसे जीव सॉले भी बोलते हैं, यानी वर्च्यू ऑफ सॉइल। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में बॉर्न है आफ्टर 26/1/1950 बट before 1/7/1987 are deemed to be citizen irrespective of what parents are। जितना हमने प्रावधान पढ़ा होता है तो 1950 से पहले तक किसको हम सिटीजनशिप देंगे जब भारत बन रहा है, लेकिन भारत बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम किसको सिटीजनशिप देंगे वो यहाँ पे लिखा गया। यह लिखा है कि 1950 26/1/1950 के बाद जिसने भी भारत में जन्म लिया है और एक साथ 1987 से पहले, वो सारे लोगों को अधिकार है कि वह सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत का, भले ही उसके पेरेंट्स कैनेडियन हो, ब्रिटिशर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति का बॉर्न जो बर्थ है वो भारत में हुआ तो वो सिटीजनशिप ले सकता है। दूसरा प्रोविजन यह कहता है इफ बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/7/1987 के बाद अगर उसका जन्म हुआ है, वन पेरेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब 1987 के बाद अगर किसी का बॉर्न हुआ है भारत में, तो सपोज उसकी माँ कैनेडियन हो और पापा इंडियन हो, या फिर पापा कैनेडियन हो माँ इंडियन हो, कोई एक इंडियन होना चाहिए दोनों में से, वन पेरेंट, तो उसके बच्चे को जो है सिटीजनशिप दे दिया जाएगा भारत का। इफ बॉर्न आफ्टर 3/12/2004, और 2004 के बाद अगर किसी का बॉर्न हुआ है तो बोथ द पेरेंट मस्ट बी ए सिटीजन, और वन मस्ट बी ए सिटीजन एंड अदर मस्ट बी नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। 2004 के बाद जिसका भी जन्म हुआ उसके दोनों पेरेंट्स, माँ और पापा दोनों इंडियन होने चाहिए, या फिर एक इंडियन होना चाहिए और एक जो है वह इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, मतलब बांग्लादेश से आया हुआ इलीगली, नॉट ऑन वैलिड पासपोर्ट और वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वो नहीं होना चाहिए, तो उसे भी सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। सो दिस वाज बाय बर्थ या जीव सॉली, वर्च्यू ऑफ सॉइल, मिट्टी का, जो भारत की मिट्टी में जन्मे। नेक्स्ट इज बाय डिसेंट, जीव सैंगिनस या फिर ब्लड रिलेटेड इसे कहते हैं। तो इसके कुछ प्रोविजंस इस प्रकार है कि इफ एनीवन इज बोर्न आउटसाइड इंडिया, अब कोई है जो भारत से बाहर पैदा लिया है आफ्टर 26/1/1950 बट बिफोर 10/12/1992, his or her father must be a citizen at the time of his or her birth। सपोज किसी ने बॉर्न लिया आउटसाइड इंडिया कनाडा में, तो इस बच्चे के जो पिता हैं, फादर हैं, वह उस वक्त भारत के सिटीजन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इस चाइल्ड के बर्थ, तभी इस चिल्ड्रन को, जो छोटा बच्चा है, इसे भारत का सिटीजनशिप मिलेगा। पहला प्रोविजन। दूसरा, अगर वही बच्चा 10/12/1992 के बाद बॉर्न लिया हो, सपोज कोई, ईदर ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी ए सिटीजन। ये बोला कि दोनों में से कोई एक पेरेंट भारत के सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ फादर था, बट यहाँ पे फादर और या फिर मदर, दोनों में से कोई एक सिटीजन होना चाहिए। If born after 3/12/2004, compulsory registration of your birth at wherever you are in a particular format and particular way within 1 year, there can be some extension allowed with an application। तो जो ये सी वाला प्रोविजन है, यह कहता है कि अगर आपका बर्थ सपोज कनाडा में हुआ है 3/12/2004 के बाद, तो आपको क्या होना होगा, वहां का जो कनाडा का एम्बेसी है या फिर कॉन्सुलेट है, वहां पे जाना होगा और वहां पे इस चाइल्ड का बर्थ को रजिस्टर कराना होगा ताकि उसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाए विद इन 1 ईयर। और अगर आप एप्लीकेशन देते कि आप विजिट नहीं कर सकते किसी कारणवश ये कॉन्सुलेट या एम्बेसी, तो आपको कुछ रियायतें दी जाएंगी अगर आप एप्लीकेशन लिख के देते हो तो। ये तो था बाय डिसेंट। थर्ड इज बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के कुछ प्रावधान इस प्रकार है कि he or she must be an ordinary resident continued for 1 year in India before applying and must have stayed in India for 11 years in past 14 years of time। So by naturalization process या फिर by registration कह लो, यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है और उसे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए,
तो वो भारत आएगा और भारत में कम से कम पिछले 14 साल में उसे 11 इयर्स इंडिया में रहना होगा। और सपोज वो 2016 में अप्लाई कर रहा है, तो एक साल पूर्व, जस्ट एक साल पूर्व 2015 पूरा उसे भारत में गुजारना होगा, एक साल लगातार बिफोर अप्लाइंग, और तब जाके 2016 में वह अप्लाई कर सकता है। और 2015 से पहले पूरे 11 साल आउट ऑफ 14 इयर्स, 11 आउट ऑफ 14 इयर्स उसे भारत में रहना होगा, तभी वो जाके बाय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ये सिर्फ अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? ही और सी मस्ट नो एटलीस्ट वन लैंग्वेज विथ वर्किंग प्रोफिशिएंसी आउट ऑफ 22 मेंशन्ड लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है शेड्यूल्स में हमने पढ़ा था, उसमें से कोई एक लैंग्वेज उस व्यक्ति को पूरी तरह से प्रोफिशिएंसी आना चाहिए। He or she must show intention to show true faith in law and constitution of India में उसका faith होना चाहिए। और जिस भी कंट्री का उसके पास पहले से सिटीजनशिप है, उस कंट्री का सिटीजनशिप को उसे रिनाउंस करना होगा, उसे वापस करना होगा उस कंट्री को, तभी वह तुम्हारा इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। He or she must have good character. Citizenship by naturalization will not be given to an illegal migrant. Suppose कोई बांग्लादेश का व्यक्ति भारत आया हुआ है और वो illegally आया, he does not have a valid visa और valid passport, और वह अप्लाई करता है नेचुरलाइजेशन से रजिस्ट्रेशन करने का, भारत के सिटीजनशिप को प्राप्त करने का, तो उसे नहीं दिया जाएगा। Citizenship by naturalization will not be given to a person who is from a country in which it does not give citizenship based on naturalization. It is mutual. इसमें कहा गया है, सपोज इंडिया तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस पे दे रहा है, और अगर कोई कंट्री है सपोज पाकिस्तान, वो बोलता है कि हम नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे किसी भी इंडियन को नहीं देंगे सिटीजनशिप, तो इंडिया भी क्या करेगा, इन टर्न किसी भी पाकिस्तानी को नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप नहीं देगा। यानी इट इज म्यूचुअल, जो कंट्री हमें देगी नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे, उसी कंट्री के लोगों को हम भी नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप देंगे। नेक्स्ट, जो लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इट इज लेफ्ट ऑन गवर्नमेंट टू फॉलो एग्जैक्टली और वेव ऑफ सम पॉइंट्स, हेंस इट इज कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट टू गिव और टू डिनाई द सिटीजनशिप। अब क्या ये सारा जरूरी है फॉलो करना? नहीं, ये छोड़ दिया है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कोई भी प्रावधान को किसी भी व्यक्ति के लिए हटा सकती है या किसी के लिए लागू कर सकती है, ये टोटल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर है। एंड अदनान स्वामी को कुछ वर्ष पूर्व इसी तरह सिटीजनशिप भारत का मिला था, और हमें भी पता है अभी कि उन्हें पद्मा अवार्ड मिला है, बिकॉज ही इज नाउ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उन्होंने पाकिस्तान का सिटीजनशिप छोड़ दिया, एंड ही वाज रजिस्टर्ड बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। इवन आई थिंक सोनिया गांधी also got through this process, Indian citizenship. Next is by incorporation. It shall be decided by a law made in parliament how to give citizenship to the people of the incorporated territories. Example, incorporation of Pondicherry, Goa into Indian Union and granting Indianship to the people. Suppose this is India, और जिस वक्त जैसे कुछ एरिया था पौंडीचेरी का, गोवा का, वो भारत में शामिल नहीं हुआ था, तो कल को अगर इंडिया कोई पाकिस्तान का एरिया ले ले अपने अंदर, तो उस एरिया के व्यक्ति को सिटीजनशिप तो भारत का देना होगा, तो वो कैसे मिलेगा? तो उसका प्रावधान है ये तुम्हारा फोर्थ, बाय इनकॉर्पोरेशन। अब पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है, वह अपना कोई लॉ बनाएगी, बिल लाएगी और पास करेगी, डिसाइड करेगी कि इन लोगों को सिटीजनशिप कैसे दिया जाए। लॉ पास करने के बाद इन्हें सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। सो इट इज अपॉन द पार्लियामेंट। और इसी तरह पौंडीचेरी और गोवा जब भारत में शामिल हुआ तो उन्हें सिटीजनशिप मिला था। ये तो था सिटीजनशिप कैसे मिला। अब है कि हम सिटीजनशिप खो कब सकता है, आपकी सिटीजनशिप जा कैसे सकती है। तो पहला है रिनंसिएशन, या तो आप वॉलंटरी बोल दो कि हम सिटीजनशिप नहीं चाहते हैं भारत का। दूसरा है टर्मिनेशन, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप इफ यू टेक वॉलंटरली सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। वही एग्जांपल, सपोज अक्षय कुमार ने जैसे कनाडा का वॉलंटरली ले लिया सिटीजनशिप, तो इंडिया का सिटीजनशिप उनका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। डेप्रीविएशन ऑन द, अगर आपने कोई फ्रॉड, आपने सपोज इंडियन का सिटीजनशिप ले लिया है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, और आपने उसमें जो तथ्य है अपने बारे में वो गलत लिखा है, फ्रॉड किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए हैं, नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस में आपने गलती कर दी है, तो आपको 2 साल की सजा भी होगी और आपकी सिटीजनशिप भी जा सकती है।
This was all about how you can get the citizenship, how can you lose your citizenship. Now let's discuss कुछ aspects related to citizenship. तो एक कंसेप्ट आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये किसे कहेंगे? तो कोई भी पर्सन जिसके एंसेस्टर्स जो हैं वो कभी इंडियन नेशनल थे and who is presently holding another country's citizenship, nationality or passports etc. is known as PIO. Suppose कोई पर्सन ब्रिटेन में है आज और ब्रिटेन का वो सिटीजन है, बट इस आदमी के कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जो वो कभी इंडियन थे, तो इस आदमी को जो ब्रिटेन में रह रहा है जिसके पास ब्रिटेन की सिटीजनशिप, उसे हम PIO कहेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। नेक्स्ट इज OCI का कंसेप्ट देखते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 में LM सिंघवी कमेटी का गठन करती है। क्यों करती है? टू इंक्वायर इनटू द मैटर ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब जो लोग भारत से बाहर रह रहे थे लेकिन वो भारत के ओरिजिन के थे, PIO थे, तो उनको भी एक तरह से तुम्हारा सिटीजनशिप देने का बात था कि कैसे उनको दिया जा सके ताकि वह कंट्रीब्यूट कर सके इंडियन इकोनॉमी में। So as per the recommendation of the committee, overseas citizenship was created. इसे create कर दिया गया 2003 में। ओवरसीज सिटीजनशिप का एक कार्ड बनाता है, OCI कार्ड आ गया। अमेंडिंग द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और उसे 2005 में भी बाद में अमेंड किया जाता। तो इस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड except Sri Lanka, Pakistan and Bangladesh are eligible to apply for overseas citizenship of India. अगर किसी व्यक्ति को जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO है, और उसे OCI कार्ड चाहिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए, तो वह अप्लाई कर सकता है इसके लिए, बशर्ते कि वह श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज है, इन्हें जरूरत नहीं माना गया और बहुत लोग ऐसे फिर हो जाते हैं। So an overseas citizen is endowed with certain rights which are mentioned as follows. अब अगर किसी ने एक्वायर कर लिया ओवरसीज सिटीजनशिप भारत का, तो उन्हें क्या क्या राइट्स मिलेंगे? He is entitled to carry a passport issued by Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पासपोर्ट वह कैरी कर सकते हैं। He should not require a visa to enter into India. उसे वीजा की जरूरत नहीं है भारत में आने जाने के लिए। His property rights and investment in India will enjoy the same legal protection which a citizen of India enjoys. He or his ward may be given special provisions with regard to admissions in educational institutions. जैसे कि सपोज अक्षय कुमार भले ही कैनेडियन सिटीजनशिप हो, लेकिन उन्होंने यह ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड ले रखा है और सारे राइट्स एंजॉय करते हैं एक्सेप्ट सम फंडामेंटल राइट्स व्हिच आई मेंशनड यू अर्लियर। लेकिन कुछ राइट्स नहीं है, जैसे कि नॉट एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एज ए वोटर, उसे वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। कंटेस्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकते टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MLA, MPs, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकते जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो। दे डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 ऑन पार विथ इंडियन सिटीजन। ये सब राइट्स उन्हें अवेलेबल नहीं होगा इवन वो OCI कार्ड हेल्ड करते। So OCI is a novel attempt to incorporate the persons of Indian origin in the developmental process of India. अब भारत में ये लोग बाहर के आते हैं, वो लोग कमाए हैं वहां पे, तो वो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। It tries to satisfy the emotional carvings of Indian origin people towards their ancestral land. अब बहुत लोग ब्रिटेन में है, भले ही उसके दादा पापा ये लोग क्या थे, इंडियंस थे, और वह बेचारा ब्रिटेन का सिटीजनशिप बन चुका है, लेकिन वह चाहता कि वह इंडिया के लिए कुछ करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि उसका इमोशनल फीलिंग्स इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो वह ऐसे ऐसा तभी कर सकता है जब उसे के पास कोई एक तरह का सिटीजनशिप हो, इसीलिए OCI को इंट्रोड्यूस किया गया था और उनका जो भी इमोशंस था उसे सेटिस्फाई किया गया। सो दिस वाज अबाउट ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपने टर्म्स हमेशा सुना होगा, दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियंस, दैट इज NRI। तो NRIs जो हैं ये भी इंडियन सिटीजन्स होते हैं who ordinarily reside out of India। वो ऑर्डिनरली भारत के बाहर है लेकिन उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़ा है, उनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं। लेकिन NRI हम उसे कहेंगे अगर सपोज प्रीवियस ईयर में उन्होंने करीब करीब 180 डोज एटलीस्ट इंडिया में रहा है इन द प्रीवियस ईयर। सपोज ही वेंट टू दुबई in 2016
और वहीं पे वो रह रहा है, लेकिन इंडियन सिटीज़नशिप नहीं छोड़ा है। तो उसे एनआरआई तभी कहेंगे जब 2015 में करीब-करीब 182 डेज़ वह भारत में रहा हो। तो ही इज़ एन एनआरआई। अब एक हमेशा कंट्रोवर्सी उठता है रेफ्यूजीज़ को लेके। रेफ्यूजीज़ वो लोग होते हैं, सपोज़ बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जो कंट्री है, या फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ पे कोई प्रताड़ित है। वहाँ के किसी कम्युनिटी, सपोज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हिंदू को लेके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हैं, और वहाँ पे हिंदू लोगों को क्या एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो वो लोग चाहते हैं कि भारत भाग के आ जाते हैं, या फिर कुछ मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुस्लिम्स ऑफ म्यांमार या फिर बांग्लादेश के लोग भारत भाग जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ उनके खुद के देश ने मोर्चा खोल रखा है और वो भारत में आके शरणार्थी रहते हैं। तो उनकी स्टेटस भारत में क्या है? तो एक कन्वेंशन है, और इंडिया इज़ नॉट ए पार्टी टू 1951 कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज़ है। उसपे इंडिया ने साइन नहीं किया है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसे इंडिया ने साइन नहीं किया है, या फिर उसका 1967 का एक प्रोटोकॉल है। ऑल्सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इन इंडिया रिगार्डिंग रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ को लेके कोई स्पेसिफाइड लॉ भी नहीं है भारत में। Thus, the government of India has adopted an ad hoc approach to different refugees influxes. तो अगर बांग्लादेश से कोई रेफ्यूजी आ रहा है, पाकिस्तान से कोई रेफ्यूजी आ रहा है, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि सारे रेफ्यूजी को एक जैसा ट्रीट किया जाए। तो टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टैंड चेंज करते रहती है। The status of a refugee in India is governed mainly by political and administrative decisions rather than any codified law, जो मैंने अभी पहले कहा। The ad hoc जो टेम्पररी नेचर है गवर्नमेंट का, that has led to different treatment of different refugee groups. बांग्लादेश से कोई रेफ्यूजी आ रहा है, उसके लिए हम कुछ प्रावधान दे रहे हैं, उन्हें कुछ राइट्स दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से कोई रेफ्यूजी आ रहा है तो उन्हें हम नहीं दे रहे हैं। सो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट में यह रिजल्ट होता है, अगर कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है रेफ्यूजीज को लेके तो। Some refugees are granted full range of benefits including legal residence and right to be legally employed. उन्हें ये सब राइट्स मिल गया। While others are criminalized, बाकी लोगों को बोला जाता है कि आप क्रिमिनल हो क्योंकि आप वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ भारत में नहीं घुसे हो। किसी को आपने अच्छा किया, किसी को आपने खराब से ट्रीट कर दिया। The legal status, अब जो लीगल स्टेटस है रेफ्यूजीज का इंडिया में, दैट इज गवर्न्ड बाय द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। The acts does not distinguish between the refugees and apply to all non-citizens equally. अब रेफ्यूजी के लिए तो लॉ नहीं है, तो लेकिन इनमें जो प्रावधान है, कुछ नॉन सिटीजन हो गए कि वो सिटीजन नहीं है भारत का, तो उनके लिए भी वही ट्रीटमेंट है, और जो रेफ्यूजी जो भाग के आए हैं प्रताड़ित, उनके लिए भी वही ट्रीटमेंट। अंडर द एक्ट इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस टू बी विदाउट वैलिड ट्रैवल। अब जो नॉन सिटीजन है, हो सके उनके पास ट्रैवलिंग का डॉक्यूमेंट्स हो, वीजा हो, पासपोर्ट हो, लेकिन जो भाग के आए रेफ्यूजीज उनके पास तो नहीं होगा। तो उनको क्या एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है इस चीज को, अगर वो बिना डॉक्यूमेंट के भारत में घुसे हैं तो। These provisions render refugees liable to detention and deportation। और अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें क्या हो सकता है, उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकता है और उन्हें डिपोर्ट की भी किया जा सकता है, मतलब वापस उनके देश भेजा जा सकता है। तो दिस वाज अबाउट रेफ्यूजीज। अब रेफ्यूजी क्राइसिस तो बहुत है, इसके कारण एक इस चीज को सॉल्व करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का। आपने काफी सुना होगा, कैब, सीएए, ये सब। तो लेट्स स्टडी कुछ प्रावधान इसके हम देखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के, ये पिछले साल का है, और कोरोना से पहले प्रोटेस्ट भी चल रहा था जब यह एक्ट पास हुआ था। कोरोना ने इसके प्रोटेस्ट को रोक दिया। अभी भी कहीं कहीं प्रोटेस्ट होते हैं। तो लेट्स सी अबाउट कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, और इंट्रोडक्शन हमने पहले भी कुछ कुछ देख चुका है सिटीजनशिप के बारे में, सेम है। सो द पार्लियामेंट ने पास किया था ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को, व्हिच रिसीव द प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया इस एक्ट को, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है एक्ट बन जाता है 2019 का। यह जो अमेंडमेंट एक्ट है, किस चीज को अमेंड किया? यह सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 हमने अर्लियर पढ़ा था, उस चीज को अमेंड करता है, यानी प्रावधान किसको किसको सिटीजनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज को अमेंड करता है। So the Citizenship Act 1955 provides various ways in which citizenship may be acquired। और इसमें कुछ प्रावधान ऐड कर दिया गया है कुछ कंट्रीज के लिए कि वहां के लोग और वहां के पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग किस तरह भारत के सिटीजनशिप को ले सकते हैं। It provides for citizenship by birth, वही by descent, registration, naturalization और by incorporation of the territory into India, ये मैंने पहले ही बताया है। In addition, it regulates the registration of overseas citizenship of India, OCI कार्ड होल्डर्स को भी रेगुलेट करता है यह। And OCI is entitled to some benefits such as multi-entry, multi-purpose, lifelong visa to visit India। ये मैंने OCI में आपको पढ़ा है।
अब इलीगल माइग्रेंट के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि एक इलीगल माइग्रेंट जो है इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, उन्हें नहीं दिया जा सकता अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है तो। और इलीगल माइग्रेंट किसे कहेंगे? एंड इलीगल माइग्रेंट इज अ फॉरेनर, एक फॉरेनर है हु ईदर एंटर्स इंडिया इलीगली विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाइक वीजा एंड पासपोर्ट्स के पास नहीं है, या फिर वह इंडिया लीगली एंटर करता है लेकिन स्टेज करता है, इंडिया में रहता है बियॉन्ड द टाइम पीरियड परमिटेड टू द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। सपोज उसका वीजा में है कि वह सिर्फ 1 मंथ के लिए भारत में रह सकता है लेकिन वह 1 मंथ से ज्यादा रह रहा है, तभी वह इलीगल करार दिया जाएगा। So an illegal migrant can be persecuted in India and deported or imprisoned. In September 2015 and July 2016 गवर्नमेंट जो है उसने एग्जेम्प्ट कर दिया सर्टेन ग्रुप ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। 15 और 16 में क्या किया गवर्नमेंट ने कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स है तो उसे बोला गया कि एग्जेम्प्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा था नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में भी कि गवर्नमेंट जो है हो सके कुछ प्रोविजंस को हटा सकती है तुम्हारा ऑन इट्स एग्जीक्यूटिव डिसीजन फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। तो इलीगल माइग्रेंट्स जो सर्टेन ग्रुप के थे उन्हें बोला गया इम्प्रिजन या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो इलीगल माइग्रेंट थे ये कौन थे? दीज वेर इलीगल माइग्रेंट्स जो भारत आए थे फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्री से भारत आए हुए थे ये लोग ऑन और बिफोर दिसंबर 31 2014। और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी माइग्रेंट्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं उन इलीगल माइग्रेंट्स को इम्प्रिजन या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वह जो इलीगल माइग्रेंट है वह हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटी से हो। इनडायरेक्टली अगर वह इस्लाम से है तो उसे डिपोर्ट किया जाएगा, उसे जेल में भी डाला सकता है। लेकिन अगर वह इन कम्युनिटी से है और 2014 31 दिसंबर से पहले भारत में आया है फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो उस इलीगल माइग्रेंट को जो है इम्प्रिजन या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा 2015 सितंबर और 16 में ही ऐसा ऑर्डर आ गया था। लेकिन अब इनको सिटीजनशिप देने का बात जब था तब लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब देखते हैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट के क्या-क्या प्रोविजंस हैं। तो की प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। The bill amends the act to provide that Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India on or before December 31st, 2014 will not be treated as illegal migrants. अब यहाँ पे पहले तो illegal migrants बोल रहे थे लेकिन बोला था उनको कि डिपोर्ट भी नहीं करेंगे और ना ही उनको जेल देंगे। यहाँ पे बोला गया कि जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी कम्युनिटी से लोग आए हैं भारत को फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, वह इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएंगे बशर्ते 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में एंट्री किए हों। In order to get this benefit, they must have also been exempted from the Foreigners Act 1946 and the तो इस चीज को लाने के लिए फॉरेनर्स एक्ट 1920 और एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 ये सबको भी उनके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1920 एक्ट क्या था? मैंडेट्स फॉरेनर्स टू कैरी पासपोर्ट, तो ऑब्वियसली उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा इसलिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया। और 1946 का एक्ट रेगुलेट्स द एंट्री एंड डिपार्चर ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, जो कि उन्हें डिपार्ट भी नहीं किया जा रहा, तो इसलिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया इन एक्टों के द्वारा इन लोगों को, क्योंकि इन्हें इलीगल माइग्रेंट से का जो टैग था इनके ऊपर उसे हटाया जा रहा है। द एक्ट अलाउज ए पर्सन टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। अब तो इन्हें बोल दिया कि आप लोग इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हो, प्लस ये एक्ट बोलता है कि अब आप लोग जो है बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन उसके थ्रू जो है आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। The bill creates an exemption for Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan with regard to the qualification. For this group of persons, the 11 years requirement will be reduced to 5 years on acquiring citizenship. So हमें पता था जब हम पढ़ रहे थे the process of naturalization कि अगर process of naturalization से आपको citizenship लेना है भारत को, तो 14 वर्षों में से 11 वर्ष पहले आपको भारत में रहना कंपलसरी था। लेकिन सपोज ये लोग उतने पहले नहीं आए, यहाँ पे तो लिमिट डेट दिया हुआ 2014 से पहले आए होने चाहिए, तो इनके लिए प्रावधान ये है कि वह 11 वर्ष का जो रिक्वायरमेंट था नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। मतलब पिछले 5 साल में वो भारत में रहने चाहिए, आउट ऑफ 14 ईयर्स वो एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, and such persons will be deemed to be citizen of India from the date of their entry into India. और
जब ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे भारत में, सपोज 2019 में ये एक्ट पास हुआ, 2020 में वो अप्लाई करते हैं, तो क्या ये 2020 से कहलाएंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? द आंसर विल बी नो। जिस दिन ये भारत में एंट्री किए उस दिन से ही यह मतलब बैकडेट से इन्हें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया माना जाएगा। एंड लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर इलीगल माइग्रेशन और सिटीजन विल बी क्लोज्ड। और उनके खिलाफ अगर कहीं किसी कोर्ट में या किसी थाने में केस चल रहा है कि वो इलीगल माइग्रेंट है, तो वह भी बंद किया जाएगा। तो these were provisions of this Citizenship Amendment Act 2019। अब देखते हैं कि यह क्या पूरे भारत में एप्लीकेबल है। तो 6th शेड्यूल जो स्टेट्स हैं उनका क्या, जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उनका क्या। So these provisions of citizenship for illegal migrants will not apply to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura including in the sixth। तो 6th शेड्यूल में जो स्टेट्स का नाम है और उन स्टेट्स में जो शेड्यूल्ड एरिया, नॉट फॉर द कंप्लीट स्टेट बट फॉर द सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन दैट स्टेट, जस्ट एज कार्बी एंगलोंग इन असम, गारो हिल्स इन मेघालय, चकमा डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम एंड त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, उनमें यह अप्लाई नहीं होता है। वहां पे अगर कोई लोग है लीगल माइग्रेंट, तो उन्हें सिटीजनशिप के लिए वह अप्लाई नहीं कर सकते। Further, it will not apply to the ILP inner line permit areas notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873। अब कुछ रीजन्स है नॉर्थ ईस्ट के, सपोज अरुणाचल प्रदेश एंड असम में, जहां पे जाने के लिए आपको ILP इनर लाइन परमिट चाहिए। आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते, आपको ILP एक परमिट चाहिए होता है, एक टेम्पररी वीजा या पासपोर्ट टाइप समझ लो जाने के लिए। तो जिस एरिया में यह अप्लाई होता है, सपोज अरुणाचल के कुछ एरिया, बहुत सारे एरिया में अप्लाई होता है, तो वहां के पे भी यह एक्ट जो है लागू नहीं होगा। इन दीज एरियाज विजिट्स बाय इंडियंस आर रेगुलेटेड थ्रू द इनर लाइन परमिट। और करंटली जो यह परमिट सिस्टम, इनर लाइन परमिट सिस्टम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के कुछ एरिया में है, और मणिपुर को भी जो है इस इनर लाइन परमिट के रेजिम में डाल दिया गया है थ्रू ए गैजेट नोटिफिकेशन ऑन द सेम डे बिल हैज पास्ड इन द पार्लियामेंट। सो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये सब में ILP है, तो जिस जिस एरिया में इनर लाइन परमिट सिस्टम रिक्वायर्ड है उस एरिया में भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है इस एक्ट का। तो कंसर्न्स क्या है इस एक्ट को लेके, क्यों इतना तमाशा बनाया गया है इस एक्ट को लेकर, तो देखते हैं क्या क्या कंसर्न्स हैं लोगों के। सो ये जो एक्ट है इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द असम अकॉर्ड ऑफ 1985। एक असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, क्योंकि असम में बहुत इन्फ्लक्सेस थे फ्रॉम द बांग्लादेश, तो उसको लेके गवर्नमेंट और असम के कुछ पार्टीज के बीच में यह हुआ था, जिसमें कहा गया था विच स्टेट्स दैट इलीगल माइग्रेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हों, वह अगर इलीगल माइग्रेंट है और वह बांग्लादेश से आए हैं आफ्टर मार्च 25 1971, तो उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। ये था असम अकॉर्ड में। लेकिन यहाँ पे तो बोला जाता है कि वो हिंदू, सिख या क्रिश्चियन के हैं इस एक्ट में, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर ये तो असम अकॉर्ड को वायलेट कर ही रहा है। क्रिटिक्स जो है वो फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि दैट एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ अपडेटिंग द NRC, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का अपडेशन चल रहा है भारत में, लोग उनके जमीन, उनके जो फैमिली ट्री हैं, यह विल बिकम नल एंड वॉइड ड्यू टू दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो फिर NRC करने का क्या जरूरत है? आपका मोटो है पहचानना NRC के थ्रू कि कौन लोग इलीगल माइग्रेंट है, और आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इलीगल माइग्रेंट को दे रहे हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो फिर NRC क्यों करवा रहे हैं? उसका कोई जरूरत ही नहीं है। There are an estimated 20 million illegal Bangladeshi migrants in Assam and they have inalienably altered the demography of the state, besides putting a severe strain on Indian state's resource and economy। अब लोगों का कहना है कि सपोज असम में सबसे ज्यादा इन्फ्लक्सेस हुए फ्रॉम बांग्लादेश, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हों, और असामीज जो लोग थे पहले, वो लोग माइनॉरिटी हो गए हैं और यहाँ पे बंगाली लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, तो डेमोग्राफी बदल गया है। प्लस ये जो एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं, वो असम के जो रिसोर्सेस हैं, जो जॉब है वहाँ पे, जो भी और सब भी काम है, तो वहाँ पे बंगालीज लोग का ज्यादा वर्चस्व हो गया है देन द असामीज। असामीज लोग को नौकरी मिल ही नहीं रहा है, बंगाली लोग नौकरी ले रहे हैं, जबकि वो इलीगल माइग्रेंट है और कैसी भी तरह करके जुगाड़ कर लिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब का। सो ये भी कहना है उन लोग का, ये भी एक प्रॉब्लम है। कुछ क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया तुम्हारा, दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गारंटी करता है द राइट टू इक्वालिटी। अब हमें पता है कि आर्टिकल 14 जो है वह सिर्फ इंडियन सिटीजन नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी इंजॉय करते हैं, जो बाहर से आए हैं लोग। तो जो आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, की सबको इक्वली ट्रीट करना है, उसका वायलेटिव है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बोलते हैं कि आपने बोला कि आप सेक्युलर हो, यानी सारे रिलीजन को जो है आप इक्वली प्रमोट करोगे।
फिर आपने इस जो प्रावधान है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, उसमें इस्लाम को छोड़ के बाकी सारे रिलीजन को लिखा है। तो यह जो प्रियम्बल में जो हमारा कहा गया है कि सेक्युलर है हमारा कंट्री, तो कहाँ से सेक्युलर हुआ? India has several other refugees that include Tamils from Sri Lanka and Hindu Rohingya from Myanmar. अब कहा जाता है कि आपने बोला ठीक है, आप माइग्रेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे जो श्रीलंका से जो लोग आए तमिल्स, ठीक है, उनको आप छोड़ दे रहे हैं। फिर कुछ हिंदू रोहिंग्या जो आए म्यांमार से, उनको आप छोड़ दिए। म्यांमार को क्यों अलग किया? आपने सिर्फ 3 कंट्री लिखा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। श्रीलंका वालों का क्या? म्यांमार से आए हुए हिंदुओं का क्या? They are not covered under the act. ये लोग covered नहीं है। It will be difficult for the government to differentiate between illegal migrants and those persecuted. तो illegal migrant कौन है और किसको persecute करना है, इसके बीच में difference नहीं कर पाएगी government. The bill throws the light on the religious operation that has happened and is happening in these 3 countries and thus may worsen our bilateral ties with them. तो यह बिल जो है एग्जैक्टली अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से डील करता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, बांग्लादेश ने कहा है कि उनकी कंट्री में कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है। जो बंगाली हिंदूज है बांग्लादेश में, उनके खिलाफ कोई भी चीज नहीं हो रहा है बांग्लादेश में। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं को ऑपरेशन किया जा रहा है इस बिल के थ्रू। तो इससे जो है रिलेशन जो है इंडिया और बांग्लादेश का खराब होगा, और हुआ भी, क्योंकि शेख हसीना का जो मीटिंग था भारत में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आने से इस बिल के पास होने के बाद। So this was about concerns regarding the Act of Citizenship Amendment Act 1919. अब यहाँ हमने पढ़ा कंसर्न्स। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्लैरिफाई कैसे करती है इन कंसर्न्स को, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्लैरिफाई करती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश जो है ये सब इस्लामिक रिपब्लिक है, वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम्स का है वो मेजोरिटी है। Hence they cannot be treated as persecuted minorities. और इसलिए जो मुस्लिम्स आए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उनके मुस्लिम्स को एज ए माइनॉरिटी परसिक्यूशन हम लोग कैटेगरी नहीं दे सकते। According to the government, this bill aims at granting rather than taking away citizenship. बोलती है कि हम लोग इस एक्ट के थ्रू किसी का सिटीजनशिप छीनने का बात कर ही नहीं रहे, इस एक्ट के थ्रू हम लोग सिटीजनशिप देने का बात कर रहे हैं, तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? It has assured that the government will examine the application from any other community on case-to-case basis. This bill will come as a big boon to all those people who have been the victims of partition and the subsequent conversion of the 3 countries into theocratic Islamic republics. तो गवर्नमेंट कहती है कि यह एक आशीर्वाद की तरह होगा उन लोगों के ऊपर जो विक्टिम है तुम्हारा पार्टीशन जब भारत का हुआ था, या फिर जो पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और वो भारत आए थे, उनके लिए यह चीज लाया गया है। Government has cited that the partition of India on religious lines and subsequent failure of the Nehru-Liaquat Pact of 1915 protecting the rights and dignity of the minorities in Pakistan and Bangladesh as the reasons for bringing the bill. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंड है कि नेहरू और लियाकत जी के बीच में 1950 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों कंट्री जो है अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंडिया में हमने देखा है कि मुस्लिम्स के जो पॉपुलेशन है वो भारत में बढ़े इस एक्ट के बाद, यानी हमने प्रोटेक्ट किया मुस्लिम्स को। लेकिन वहीं हम जब पाकिस्तान वगैरह लोग को देखते हैं कि क्या उन्होंने हिंदूज को प्रोटेक्ट किया? द आंसर इज नो। उनके पॉपुलेशन लगातार वहां पर डिक्रीज कर गए हैं। तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब उन्होंने इस एक्ट को फॉलो ही नहीं किया, इस पैक्ट को फॉलो ही नहीं किया, तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि उन रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम प्रोटेक्ट करें अपने देश में लाकर? So after independence, not once but twice India considered that the minorities in its neighborhood are its responsibility. So independence के बाद ये पहली बार नहीं है कि भारत बोल रहा है कि उनका जो भी हक है वह भारत को देना है, या भारत का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा इंडिपेंडेंस के बाद यह दूसरी बार हो रहा है इस एक्ट के थ्रू कि हम बोल रहे हैं कि जो भी माइनॉरिटीज इंडिया के नेबरहुड में है उनको प्रोटेक्ट करना भारत का कर्तव्य है। First, immediately after partition, and again during the Indira Mujib Pact in 1972, when India had agreed to absorb over 1.2 million refugees. So 1972 में भी हमने बहुत सारे refugees को adopt किया था इस तरह से। It is a historical fact that on both occasions it was only the Hindu, Sikhs, Buddhists and Christians who had come over to India side. और पास्ट में भी इस्लाम को नहीं, जबकि हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस को ही यह अधिकार दिया गया था।
क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले क्लैरिफाई कर गया कि जो पड़ोसी कंट्री है वो तो इस्लामिक रिपब्लिक है, वो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, मेजोरिटीज है, तो फिर हम लोग माइनॉरिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मेजोरिटीज का नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने यह क्लैरिफाई किया। फिर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ नॉट इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज, फिर आपने माइनॉरिटीज जो है श्रीलंका और म्यांमार से क्यों नहीं लिया, यह भी क्वेश्चन था। तो गवर्नमेंट क्लैरिफाई करती है यहाँ पे कि दैट द प्रोसेस ऑफ अवॉर्डिंग सिटीजनशिप टू रेफ्यूजीज has been undertaken by different governments in the past on case to case basis from time to time on reasonable qualifications to article 14। बोला है कि ठीक है इस बार हम लोग ऐसा दे रहे हैं, लेकिन पीछे जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट जब आई तो अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रावधान बनाए इन लोगों को सिटीजनशिप देने का। तो इस बार के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है इसमें हम लोग 3 कंट्री को दे रहे हैं, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट्स ने ऐसा कर चुका है जब वो श्रीलंकन तमिल्स एंड ऑल लोग को, म्यांमार वाले लोगों को कुछ दे चुकी है और आर्टिकल 14 का फॉलो कर चुकी है। This time, the case of refugees fleeing religious persecution from these 3 countries has been considered through this bill। और इस बार सिर्फ इन्हीं रिलीजियस माइनॉरिटीज को और इन्हीं कंट्री से कंसिडर किया गया है, क्योंकि पहले की गवर्नमेंट ने बाकी कंट्रीज के बाकी माइनॉरिटीज को कंसिडर कर चुकी है। तो ये था गवर्नमेंट का स्टैंड। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? अब जो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी की राइट टू इक्वालिटी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे जैसे कहा कि फिर सेक्युलरिज्म फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सो द ओनर्स इज नाउ ऑन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वह गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर ओनर्स है कि वह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करे, उसके कितना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है ये एक्ट, उसे टेस्ट करे, क्लासिफाई करे इस एक्ट में। एक्ट इज रीजनेबल फॉर इट्स टेस्टिफाइड अगेंस्ट आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 के ऊपर कितना खड़ा उतरता है यह बिल, यह एक्ट, उसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए और देखना, वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। India has a civilization duty to protect those who are persecuted in its neighborhood। तो इंडिया एज ए सिविलाइज्ड कंट्री, इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी लोग को अगर परसिक्यूशन वो फेस कर रहे हैं अगल बगल वाले कंट्री में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इंडिया का कि वह उन्हें प्रोटेक्ट करे। बट द मेथड्स, लेकिन जो तरीका है, मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उनको बचाने का जो तरीका है, किनको बचाना है यह तरीका, दैट बी शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। Further, the people of the Northeast should be engaged more constructively to convince them that the linguistic, cultural and social identity of the people of the region would be preserved। और नॉर्थ ईस्ट में जो असम वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा पूरा डेमोग्राफी चेंज कर लिया, हमारा नौकरी खा गया, ये बंगाली लोग जो बांग्लादेश से आए हैं, सो एक्चुअली हमें कुछ प्रावधान लाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट जो है क्या क्या कर रही है उनका कल्चरल, उनका जो डाइवर्सिटी, उनका जो सोशल आइडेंटिटी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उनके जो डेमोग्राफीज में उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो कैरेक्टर है उसे नहीं चेंज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल असम को क्या करना चाहिए कि असम बना दे कि नहीं, बंगाली लैंग्वेज नहीं, असामीज लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इससे क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे कि नहीं, हमारा जो आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उसे मेंटेन किया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिटीजनशिप और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।